अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है पार्ट 2 ऑफ केमिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी। प्रीवियस वीडियो में हमने एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स इन सारों के इंट्रोडक्शन को देखा था और इस वीडियो में हम देख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स ऑफ बॉडी कि हमारी बॉडी किस किस ऑर्गेनिक कंपोनेंट से बनी हुई है। तो सबसे पहले है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स बेसिकली मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जो कि हमारी बॉडी में अबंडेंटली पाए जाते हैं और इनसे मिलके हमारी बॉडी बनी हुई है और इनके बहुत ज़्यादा फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में। सो बेसिकली अगर हम उसकी कंपोजिशन को देखें तो कार्बोहाइड्रेट्स दे आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं जो कि बने हुए हैं कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन से। इसका स्ट्रक्चर बना होता है 3 एलिमेंट से। ऑक्सीजन से बना होता है, हाइड्रोजन से बना होता है और कार्बन से बना होता है। बेसिकली जो कार्बोहाइड्रेट है वो वर्ड ड्राइव किया गया था फ्रेंच से और फ्रेंच वर्ड है हाइड्रेट। हाइड्रेट दे कार्बन और इसका मतलब है हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। तो इसके स्ट्रक्चर में कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। इसके अलावा हम कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स। अब इसको हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर हम कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला देखें तो वो कुछ इस तरह होता है। और इसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सी मॉलिक्यूल आते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। पॉली मीन्स मैनी, हाइड्रोक्सी मीन्स कि बहुत ज्यादा हाइड्रोक्सिक ग्रुप होते हैं और इसको एल्डिहाइड्स कहते हैं। अब एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की कैसे होते हैं? अगर हम एल्डिहाइड ग्रुप की बात करें तो एल्डिहाइड ग्रुप होता है जिसमें एक तरफ हाइड्रोजन अटैच होगा और दूसरी तरफ साइड चेन अटैच होगी, ये है एल्डिहाइड। और अगर हम कीटोन की बात करें तो कीटोन में दोनों साइड पे साइड चेन्स अटैच होती हैं। सो कार्बोहाइड्रेट्स या तो पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन्स होंगे या पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होंगे, लेकिन मोस्ट कॉमनली क्या होते हैं? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स होती हैं। हम कार्बोहाइड्रेट की डिवीजन को देख लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को 4 डिवीजन में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है मोनोसेक्राइड्स, फिर आते हैं डाइसेक्राइड्स, फिर आते हैं ओलिगोसेक्राइड्स एंड देन आते हैं पॉलीसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स एंड ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स इनको क्यों कहते हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले है मोनोसेक्राइड्स। अब मोनोसेक्राइड्स ये नेम ड्राइव किया गया है ग्रीक से, जिसमें मोनो मीन्स 1 है एंड सकारी मीन्स सेक्राइड्स का मतलब है शुगर। तो इसमें क्या होगा? सिर्फ 1 मॉलिक्यूल ऑफ शुगर होगा और इसको इसलिए हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। अब इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल है ग्लूकोज, जिसको हम ब्लड शुगर कहते हैं, जो कि मोस्ट कॉमनली हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी को गेन करने के लिए। सो ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सोस है। अब हेक्सोस क्या है? अगर मोनोसेक्राइड्स में 3 कार्बन होंगे तो उसको हम कहेंगे ट्रायोस, अगर 4 होंगे तो उसको हम कहेंगे टेट्रोस, अगर 5 होंगे तो पेंटोस कहेंगे और अगर 6 होंगे तो उसको हेक्सोस कहेंगे। सो ग्लूकोज क्या है? एक हेक्सोस है, मतलब कि इसमें 6 कार्बन एटम्स हैं, जैसे कि इसके फार्मूले में भी शो किया गया है कि इसमें C6 मतलब कि 6 कार्बन है, ईच 12 मीन्स के 12 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं और 6 ही ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हैं। सो यहाँ पे देखेंगे हम ग्लूकोज का फार्मूला। सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ कार्बन्स को पूरा करेंगे। तो इसमें कितने कार्बन है? 6 कार्बन है। ग्लूकोज है वो एल्डिहाइड है और एल्डिहाइड में क्या होता है कि एक जगह एच होता है और उसके साथ एक साइड पे अटैच होती है साइड चेन। सो ये एच है और ये जो कार्बन की चेन है बेसिकली ये साइड चेन या ऑर्गेनिक चेन है। और उसके बाद हमने इसमें कार्बन के बॉन्ड्स पूरे करते हुए एच ओ एच को लगाना है। और कार्बन के कितने बॉन्ड्स होते हैं? 4 बॉन्ड्स होते हैं। बेसिकली मैंने इसको ऐसे लिख लिया। अगर आप इसको
ओपन करके लिखें तो ये भी कुछ ऐसे होगा, जिसमें ये H2 हो गए और एक OH का ग्रुप होगा, और ये है हमारा ग्लूकोज, जो कि सिंपल एक मोनोसेक्राइड। और मोनोसेक्राइड्स बेसिकली क्या है, सिंपल शुगर है, मींस कि इसके बाद हम इसको फर्दर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। ये वो वाली टाइप है जो हमारी बॉडी डायरेक्ट यूज कर सकती है। फिर है डाइसेक्राइड, जैसे कि नेम शो कर रहा है, डाई मीन्स टू, सेक्राइड्स मीन शुगर मॉलिक्यूल। सो ये वो कार्बोहाइड्रेट्स होंगे जिसमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर होंगे। और वो कौन कौन से शुगर होंगे, हेक्सोस, मीन्स कि उनमें भी 6 कार्बन एटम्स आएंगे। और इसकी एग्जांपल है सुक्रोज, लैक्टोज, मेल्टोज। अब सुक्रोज क्या है, ये है हमारी टेबल शुगर, जिसको हम कॉमनली अपने कुकिंग में यूज करते हैं। सुक्रोज किससे बनी हुई है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल से एंड फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल से। बेसिकली ये दोनों क्या है, मोनोसेक्राइड्स हैं, लेकिन ये दोनों मॉलिक्यूल मिलके डाइसेक्राइड्स को बना रहे हैं। तो इस तरह जो हमारी डाइसेक्राइड्स हैं, इनकी हम फर्दर ब्रेक डाउन करके मोनोसेक्राइड्स को भी गेन कर सकते हैं, जो कि ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होगा इन द केस ऑफ सुक्रोज। फिर जो लैक्टोज है, ये बना हुआ है ग्लैक्टोज और ग्लूकोज से। और फिर है मेल्टोज, मेल्टोज बना हुआ है ग्लूकोज से और ग्लूकोज से। सो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से मिलेगा हमारा माल्टोज। तो ये एग्जांपल है डाइसेक्राइड्स की, और वो किन किन मोनोसेक्राइड से मिलके बनाए हुए हैं हमने वो भी देख लिया। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो डाइसेक्राइड्स हैं आर डाइजेस्टेड टू मोनोसेक्राइड्स, मीन्स के जब इसकी डाइजेशन होगी तो इनकी ब्रेक डाउन होगी इनटू मोनोसेक्राइड्स। सो ये जिस जिस मोनोसेक्राइड से मिलके बने हैं, जैसे कि सुक्रोज अगर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज से मिलके बना हुआ है, तो उनकी ब्रेक डाउन के बाद हमें 2 मॉलिक्यूल मिलेंगे, जिसमें से एक होगा ग्लूकोज का और एक होगा फ्रुक्टोज का। नेक्स्ट है ओलिगोसेक्राइड्स। अब ओलिगो मीन्स फ्यू, सेक्राइड्स मीन शुगर कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल। सो इसमें क्या होगा, फ्यू मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर होंगे। ओलिगोसेक्राइड्स कंसिस्ट ऑफ फ्रॉम 3 to 20 मोनोसेक्राइड्स। तो ये 3 to 20 मोनोसेक्राइड्स से बने होते हैं। दे आर एंटीजन ऑन द सेल मेम्ब्रेन दैट आइडेंटिफाई सेल्स एज सेल्फ। हमारी बॉडी में अगर कोई बाहर से चीज आएगी या बाहर से कोई सेल आएगा तो बॉडी उस पर अटैक कर देगी, लेकिन बॉडी अपने खुद के सेल पे अटैक नहीं करती। और उसको कैसे पता चलता है कि ये सेल मेरा है या नहीं है, बिकॉज कि हमारे सेल के ऊपर एक स्पेशल एंटीजन होता है जो कि उसको बताता है कि ये हमारा सेल्फ सेल है। तो वो बेसिकली ओलिगोसेक्राइड्स हैं जो कि सेल्स की सरफेस पे एंटीजेंस को बनाते हैं, जो कि उसको उसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड लास्ट पे है पॉलीसेक्राइड्स। नेम शो कर रहा है, पॉली मीन्स मैनी, सेक्राइड्स मीन शुगर कंपोनेंट्स या मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स होंगे शुगर के, आर मेड अप ऑफ 1000 ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जैसे कि नेम में ही है कि पॉली मीन्स कि मैनी, तो ये थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना हुआ है। और इसके एग्जाम्पल पे आएगा स्टार्च और ग्लाइकोजन। स्टार्च बेसिकली प्लांट्स में प्रेजेंट होता है। स्टार्च आर प्लांट प्रोडक्ट ब्रेक डाउन इनटू डाइजेशन टू ग्लूकोज। सो बेसिकली पॉलीसेक्राइड्स भी वो वाली शुगर है जिसकी ब्रेक डाउन की जा सकती है, और ब्रेक डाउन के बाद हमें मोनोसेक्राइड या जो सिंपल शुगर ग्लूकोज है वो मिल सकता है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन इज द फॉर्म इन विच ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द लिवर एंड मसल्स। अगर हम कोई भी चीज लेते हैं उसमें ग्लूकोज का जो कंटेंट है वो ज्यादा है देन आवर नीड, जितनी हमें जरूरत है उससे ज्यादा है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो एक्सेस ग्लूकोज है उसको स्टोर कर लेती है, ताकि हम बाद में जब उसकी नीड हो तब उसको यूज कर सकें। और वो जो स्टोरेज होती है वो या तो लीवर में होगी या मसल्स में होंगी, और वो स्टोरेज होती है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, जो कि पॉलीसेक्राइड्स है। तो क्या होता है कि बहुत ज्यादा ग्लूकोज मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होके विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एक दूसरे से अटैच या कनेक्ट होते हैं चेन्स में, और मिलके वो क्या करते हैं, ग्लाइकोजन को बनाते हैं, जो कि हमारे लीवर एंड मसल्स में स्टोर की जाती है। और जब उसकी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग फिर ग्लाइकोजन क्या होगा, वंस अगेन ब्रेक डाउन होगा ग्लूकोज में, जो कि फिर हमारी बॉडी यूज कर सकेगी। सो यहाँ पे हम उसकी क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं, फिर ये भी देख लेते हैं कि उसकी स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसे है। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स में हमारे कार्बोहाइड्रेट्स को
डिवाइड किया गया है। और सबसे पहले हम मोनोसेक्राइड्स की एग्जाम्पल को देखते हैं। तो सबसे पहले आएगा ग्लूकोज, जो कि क्या है, हेक्सोस शुगर है। इसमें 6 कार्बन है। और ये क्यों यूज होती है? मोस्ट इंपॉर्टेंट एनर्जी सोर्स फॉर सेल। हमारे जो सेल हैं वो एनर्जी सोर्स के तौर पे ग्लूकोज को यूज करते हैं। सो नेक्स्ट है फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज। ये दोनों क्या है? हेक्सोस शुगर हैं। अब ये दोनों क्यों और कैसे यूज होते हैं? कन्वर्टेड टू ग्लूकोज बाय द लीवर देन यूज फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो दोनों फ्रुक्टोज एंड ग्लैक्टोज जो हैं वो सबसे पहले हमारे लीवर की हेल्प से ग्लूकोज में कन्वर्ट किए जाते हैं ताकि वंस अगेन उसको एनर्जी के लिए यूज किया जा सके। फिर है डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज। ये वो वाली टाइप है हमारी मोनोसेक्राइड्स की जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये दोनों कहाँ यूज होती है? ये हमारे डीएनए आरएनए की फॉर्मेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और डीएनए और आरएनए ने क्या करना होता है? बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करना होता है। सो ये दोनों भी क्या है? ये दोनों है पेंटोज शुगर। ऊपर जितनी थी वो हेक्सोस थी और ये पेंटोज शुगर है। मींस के इसमें 5 कार्बन एटम्स होंगे। सबसे पहले हम डीऑक्सीराइबोज को देख लेते हैं। पार्ट ऑफ डीएनए द जेनेटिक कोड इन द क्रोमोसोम्स ऑफ सेल। सो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम जो होते हैं जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं उसमें होती हैं हमारे डीऑक्सीराइबोज। और ये क्या करते हैं? बेसिकली ये जेनेटिक कोड को कैरी करते हैं। नेक्स्ट है राइबोज, जो क्या करता है? पार्ट ऑफ आरएनए नीडेड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। और आरएनए ने क्या करना होता है? प्रोटीन की सिंथेसिस करनी होती है हमारी सेल्स में। और नेक्स्ट है डाइसेक्राइड, जिसको हम डबल शुगर कहते हैं। इसमें एग्जांपल थी सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज की। और ये बने होते हैं 2 हेक्सोस शुगर्स। पहले देख चुके हैं कि कौन कौन से शुगर जो हैं वो मिलके इनको बनाते हैं। Present in food digested to monosaccharides which are then used for energy production. So ग्लूकोज ही वो फॉर्म है जो हमारी बॉडी एनर्जी के लिए यूज करती है। तो चाहे कोई भी कार्बोहाइड्रेट की टाइप हो उसने सबसे पहले ग्लूकोज में कन्वर्ट होना है, ब्रेक डाउन होना है और फिर वो ग्लूकोज हमारी बॉडी ने यूज करनी है। इसी तरह जो सुक्रोज, लैक्टोज एंड मेल्टोज है, जैसे इनकी डाइजेशन होगी इनको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि इसको हम एनर्जी सोर्स के लिए यूज कर सकें। नेक्स्ट है ओलिगोसैकेराइड्स फॉर्म सेल्फ एंटीजन और सेल मेम्ब्रेन इंपॉर्टेंट टू परमिट द इम्यून सिस्टम टू डिस्टिंग्विश सेल्फ फ्रॉम फॉरेन एंटीजन। जैसे कि पहले डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या करते हैं कि एंटीजन्स को बनाते हैं ऑन सेल मेम्ब्रेन ऑफ सेल, जो क्या करता है हमारे इम्यून सिस्टम को हेल्प करता है कि वो डिफ्रेंशिएट कर सके बिटवीन कि कौन सा सेल अपना है और कौन सा सेल बाहर से आया है। फिर है पॉलीसेक्राइड्स या इसको हम मैनी शुगर कहेंगे, जिसमें थाउजेंड्स मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज आते हैं। इसमें सबसे पहले है स्टार्च, ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल की ब्रांचेस होती हैं और इसका फंक्शन क्या है? फाउंड इन प्लांट फूड, डाइजेस्टेड टू मोनोसेक्राइड एंड यूज्ड फॉर एनर्जी प्रोडक्शन। सो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि उसको ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जा रहा है और फिर उसको एनर्जी सोर्स के लिए यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्लाइकोजन, हाईली ब्रांच चेन ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल। सो यहाँ पे ज्यादा ब्रांच होती हैं चेन्स और ये क्या करते हैं? स्टोरेज फॉर्म फॉर एक्सेस ग्लूकोज इन द लीवर एंड स्केलेटन मसल। जैसे कि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं कि जो ग्लाइकोजन है वो क्या है? स्टोरेज कार्बोहाइड्रेट है कि इस फॉर्म में हमारे ग्लूकोज को स्टोर किया जाता है। नेक्स्ट है सेलुलोज, straight chain of glucose molecule, part of plant cell wall, provide fiber to promote peristalsis, especially by the colon. So basically जो सेलुलोज है वो क्या है? वो प्लांट के सेल वॉल का पार्ट होता है। और अगर हम इस तरह कोई भी वेजिटेबल लेते हैं तो क्या करता है कि हमारी जो कोलोन है उसमें पेरिस्टालसिस को इंक्रीज करवाता है और कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। ये फार्मूला है ग्लूकोज का, जिसमें वो क्या है? 1 2 3 4 5 6 हेक्सोस शुगर है। और नेक्स्ट है फ्रुक्टोज, जो कि 1 2 3 4 5 पेंटोज शुगर है, जिसमें 5 कार्बन होते हैं। कार्बोहाइड्रेट के बाद जो मैक्रोमोलिक्यूल है या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिससे मिलके हमारी बॉडी बनती है वो है प्रोटीन। और ये भी बहुत अबेंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है। अप्रोक्सीमेटली प्रोटीन्स हमारी
बॉडी के 16 to 17% को बनाती हैं। सो बेसिकली अगर हम प्रोटीन को देखें तो वो होती हैं नेकलेसेस। नेकलेसेस किसके? अमाइनो एसिड्स के। और अमाइनो एसिड्स एज अ बीड के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं, जिन्होंने मिल के हमारे प्रोटीन्स को स्ट्रक्चर करना होता है या उनको बनाना होता है। और बेसिकली कितने अमाइनो एसिड्स होते हैं? 20 अमाइनो एसिड्स होते हैं जो कि मिलके ह्यूमन प्रोटीन्स को बनाते हैं। बेसिकली होती तो वो 20 हैं, लेकिन उनकी सीक्वेंसेस ऐसे होते हैं कि एक प्रोटीन में 1000 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमाइनो एसिड आ जाते हैं। सो जैसे हमने कार्बोहाइड्रेट की फॉर्मेशन या उसकी कंपोजिशन को देखा था, ऐसे हम अपने प्रोटीन की कंपोजिशन को देखें तो ये बने होते हैं कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से। इतना तो ये कार्बोहाइड्रेट्स में थे, लेकिन यहाँ पे उसके साथ क्या होता है? नाइट्रोजन भी होता है। सो अगर अमाइनो एसिड का हम फॉर्मूला देखें तो कुछ इस तरह होता है। बेसिकली ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड होती हैं जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है, ये है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके साथ क्या होता है? अमाइनो ग्रुप अटैच होता है, और ये है अमाइनो ग्रुप, और ये अटैच होता है अल्फा कार्बन के साथ। फिर वो कार्बन जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जो है वो डायरेक्टली अटैच होता है, उसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन। पेप्टाइड बॉन्ड्स जॉइन अमाइनो एसिड टू वन अनदर। सो ये है बिल्डिंग ब्लॉक्स जिन्होंने मिलके क्या करना है? प्रोटीन्स को बनाना है, या फिर बीड्स हैं जिन्होंने मिलकर एक प्रोटीन के नेकलेस को बनाना है। लेकिन इसको आपस में जोड़ के रखने के लिए, कनेक्ट करने के लिए क्या होता है? इनके बीच बॉन्ड होता है। जस्ट लाइक कार्बोहाइड्रेट्स के बीच में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड था, यहाँ पे होता है पेप्टाइड बॉन्ड, जो उनको एक प्रोटीन में उनके स्ट्रक्चर को जोड़ के रखने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। A protein consists of from 50 to thousands of amino acids in a specific sequence. So क्या होता है? बेशक कि अमाइनो एसिड तो 20 होते हैं, लेकिन उनके सीक्वेंसेस की वजह से वो 50 to thousands of अमाइनो एसिड मिलके एक प्रोटीन को बना रहे होते हैं। और अगर उनके स्ट्रक्चर को देखें, जो एक बेसिकली सिंपल एक सीक्वेंस होगा, उसको तो हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर, दैट इज फोल्डेड इनटू अ स्पेसिफिक शेप, सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. Some proteins are made up of 2 or more amino acid chain. Some protein chains contain trace elements. So यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम उसके सिंपल एक सीक्वेंस को देखें, जहाँ पे जो अमाइनो एसिड्स हैं वो सिंपल एक सीक्वेंस के साथ अलाइन होंगे, उसको हम कहेंगे प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, ये अमाइनो एसिड्स हैं और उनके बीच में ये जो लाइन है, बेसिकली ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, जिन्होंने उनको कनेक्ट करके रखा हुआ है। और अगर यही अमाइनो एसिड की जो सीक्वेंस की चेन है, अगर वो अपने आप को किसी हेलिकल स्ट्रक्चर में ले आए, लाइक दिस एक ज़िगज़ैग स्ट्रक्चर में ले आए, उसको हम कहेंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और अगर फिर ये वाली जो चेन है, ये अपने आप को कुछ इस तरह से अरेंज कर ले 3D डायरेक्शन में, तो उसको हम कहेंगे टर्शियरी स्ट्रक्चर। और इससे भी अगर ये ज़्यादा कॉइल हो जाए और 2 या 3 चेन्स मिल के एक प्रोटीन को बनाएं, इस तरह ही जिस तरह कि यहाँ पे शो किया गया है कि एक चेन ये है और एक चेन ये है, ये 2 मिलके एक प्रोटीन को बनाएं और हाईली कोइल्ड हो, उसको हम कहेंगे क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब ये जो चेन्स हैं, ये सेम चेन्स भी हो सकती हैं और डिफरेंट चेन भी हो सकती हैं। अमाइनो एसिड इज द एक्सेस ऑफ द नीड फॉर प्रोटीन सिंथेसिस आर कन्वर्टेड टू सिंपल कार्बोहाइड्रेट और फैट फॉर एनर्जी स्टोरेज या एनर्जी प्रोडक्शन। सो क्या होता है कि अगर बहुत ज़्यादा अमाइनो एसिड्स की कंजप्शन हो गई है, कि वो अपनी नीड से ज़्यादा हो गई हैं, जितनी ज़रूरत थी उतनी प्रोटीन बन गई है, तो जो एक्सेस अमाइनो एसिड होते हैं उनको कन्वर्ट किया जाता है या तो कार्बोहाइड्रेट में या लिपिड में, ताकि उनको एनर्जी के लिए यूज़ किया जा सके। एंड इस तरह अमाइनो एसिड एनर्जी की कंजप्शन उनकी स्टोरेज के लिए भी इम्पोर्टेंट है। Enzymes are catalysts which speed up reactions without additional energy. The active site theory is based on the shapes of enzyme and the substrate molecule. These must fit. अब हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं। स्टोरेज प्रोटीन्स होती हैं, हार्मोनल प्रोटीन्स होती है, डिफेंसिव प्रोटीन्स होती हैं, और होती हैं एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। स्टोरेज प्रोटीन्स वो होती हैं जो कि अमाइनो एसिड की स्टोरेज के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। अब डिफेंसिव प्रोटीन में वो प्रोटीन्स आ जाएंगे जो कि हमारे इम्यून सिस्टम में होंगी, और इसका क्या फंक्शन होगा? डिफेंस करना।
फिर हार्मोन्स आ जाएंगे डिफरेंट, जिन्होंने बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शन को परफॉर्म करना होता है। और फिर आ जाएंगे एंजाइमेटिक प्रोटीन्स। अब बेसिकली क्या होता है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा फंक्शंस को परफॉर्म करवाया जा रहा होता है। उन फंक्शन को कैटालाइज करने के लिए, उनको स्पीड अप करने के लिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स की ज़रूरत होती है। अब वो एंजाइम बेसिकली क्या होती हैं, प्रोटीन्स होते हैं। अगर हम इसमें एग्जांपल दें डाइजेशन की, तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जिसमें कैटालेज होता है, जो कि हमारे ग्लूकोज की हाइड्रोलिसिस या फूड मॉलिक्यूल्स की जो हाइड्रोलिसिस है उसको इंक्रीज करवाता है, और ये हमारी एनर्जी को सेव करता है। लेकिन क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे एंजाइम के स्ट्रक्चर को देखें, तो हर एक एंजाइम का स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, और उस पे होती है एक्टिव साइट, जो कि एक स्पेसिफिक शेप की होती है। तो उस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट होगा वो भी उस स्पेसिफिक शेप का होगा, ताकि वो उस एक्टिव साइट पे फिट हो सके। तो इनको फिट होना बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर ये फिट होंगे तो ही सबस्ट्रेट और एंजाइम का कॉम्प्लेक्स बनेगा, और फिर एक रिएक्शन होगा, और फिर हमें प्रोडक्ट्स मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे शो किया गया है कि ये क्या है, ये एंजाइम है और ये उसके सबस्ट्रेट हैं। स्पेसिफिक शेप है, जैसे ही वो उसके अंदर फिट होंगे तो क्या होगा, ये मिलके बनाएंगे एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, और फिर क्या होगा, यहाँ से हमें अपना प्रोडक्ट मिलेगा। The enzyme remains unchanged after the product of the reaction is released. और क्या होता है कि जैसे ही ये प्रोडक्ट रिलीज किया जाएगा तो हमारा जो एंजाइम है वो वापस से अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। सो इस तरह एक एंजाइम बार बार यूज किया जा सकता है, बहुत ज्यादा रिएक्शन को कैटालाइज करेगा, स्पीड अप करेगा, एनर्जी को भी प्रिजर्व करेगा। ईच एंजाइम इज स्पेसिफिक फॉर वन टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हर एंजाइम स्पेसिफिक होता है एक एक्शन के लिए। जैसे कैटालिटिक एंजाइम या डाइजेस्टिव एंजाइम है, उनका क्या काम है, डाइजेशन को कैरी आउट करना। द फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स में बी डिस्टर्बेड बाय चेंजेस इन पीएच और बॉडी टेम्परेचर। सो अगर पीएच या बॉडी टेम्परेचर चेंज होगा तो जो हमारे एंजाइम्स होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो डी नेचर हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसकी वजह से जो उनकी एक्टिविटी या जिनकी जो फंक्शनिंग होती है वो चेंज हो जाती है। और बाय द प्रेजेंस ऑफ पॉइजन विच चेंजेस द शेप ऑफ द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम्स, या किसी पॉइजन की वजह से जो कि उसकी एक्टिव साइट को चेंज कर देगा। अगर इसकी ये वाली एक्टिव साइट जो है ये चेंज हो जाएगी तो जो सबस्ट्रेट इसके साथ अटैच होना था वो इसके साथ अटैच ही नहीं हो पाएगा, वो फिट ही नहीं हो पाएगा, और इस तरह जो हमारे एंजाइम हैं वो अपने स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। और यहाँ पे हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन और उनके फंक्शन। तो सबसे पहले है स्ट्रक्चरल प्रोटीन। स्ट्रक्चरल प्रोटीन ने किसी स्ट्रक्चर को बनाना होता है, फॉर्म पोर्स एंड रिसेप्टर साइंड इन सेल मेम्ब्रेन। और अगर हम अपने सेल मेम्ब्रेन को देखें तो वहाँ पे पोर्स और रिसेप्टर्स को बनाता है। इसके अलावा एक बहुत फेमस प्रोटीन है केराटिन, जिसने क्या करना है, हमारी स्किन को, हेयर को और हमारे नेल्स को बनाना होता है, उनको फॉर्म करना होता है। फिर नेक्स्ट है कोलेजन, पार्ट ऑफ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स। हमारी बॉडी में मसल्स हैं, बेसिकली मसल्स में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन आ जाती हैं। इस तरह उनके साथ लिगामेंट्स एंड टेंडन्स हैं, जिन्होंने बोन्स को बोन के साथ अटैच करना होता है, मसल को बोन के साथ अटैच करना होता है, तो वो भी बेसिकली बने होते हैं कोलेजन से। और कोलेजन भी क्या है, एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। नेक्स्ट है हार्मोन। अब वेरियस हार्मोन हैं, उनके बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं, और सारे हार्मोन्स तकरीबन जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट एक एग्जांपल है इंसुलिन की, अनेबल सेल टू टेक इन ग्लूकोज, लोअर ब्लड ग्लूकोज लेवल। सो इंसुलिन का हमारी बॉडी में क्या फंक्शन है कि ये हमारे ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करके रखना है। अगर ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो गया तो इंसुलिन की वजह से वो जो लेवल है वो बैक टू नॉर्मल रखा जाता है या करवाया जाता है। ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस एंड सेल डिवीजन। सो ग्रोथ या डेवलपमेंट में क्या होता है कि प्रोटीन की बहुत ज़्यादा सिंथेसिस होती है, दूसरा सेल डिवीजन होती है, तो ग्रोथ हार्मोन इन दोनों को इंक्रीज करवा देता है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टिंग प्रोटीन, जिसमें है हीमोग्लोबिन, और इसने क्या करना है, एनेबल रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन, और इसने हमारे ऑक्सीजन को ऑल पार्ट ऑफ बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना होता है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन, एंड मायोग्लोबिन क्या करता है, स्टोर्ड ऑक्सीजन इन मसल सेल्स, और ये हमारे मसल सेल्स में ऑक्सीजन को स्टोर करता है, तो ये स्टोरेज प्रोटीन है। नेक्स्ट है एंटीबॉडीज, ये है डिफेंसिव प्रोटीन,
प्रोड्यूस्ड बाय लिम्फोसाइट्स, ये हमारी वाइट ब्लड सेल से प्रोड्यूस की जाती है। लेबल पैथोजेंस फॉर डिस्ट्रक्शन, और इसका फंक्शन होता है कि पैथोजेंस जो हैं या जो एंटीजेंस हैं उनको लेबल करना, ताकि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उन पे अटैक कर सके। नेक्स्ट है मायोसिन एंड एक्टिन, मसल स्ट्रक्चर एंड कंट्रैक्शन। सो बेसिकली ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन है और इनका फंक्शन क्या है कि मसल के स्ट्रक्चर को बनाना और दूसरा उसमें कंट्रैक्शन करवाना। और लास्ट पे आता है एंजाइम्स, और इनका फंक्शन है कैटालाइज रिएक्शन के, इन्होंने डिफरेंट रिएक्शंस जो होते हैं बॉडी में उनको कैटालाइज करना होता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में है वो है लिपिड। अब लिपिड क्या है, ये फैटी मटेरियल, ये क्या करते हैं हमारी बॉडी में, इंसुलेशन को प्रोवाइड करते हैं, फिर एनर्जी की स्टोरेज को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा फंक्शन हैं जो हमारी बॉडी में लिपिड परफॉर्म करते हैं। सो लिपिड क्या होते हैं, लिपिड आर मेड अप ऑफ फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। सो बेसिकली अगर हम लिपिड्स का स्ट्रक्चर देखें तो लिपिड किससे बने होते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से। ये है ग्लिसरॉल का स्ट्रक्चर और ये है फैटी एसिड का स्ट्रक्चर। फैटी एसिड का वन मॉलिक्यूल ये है और इसी तरह के बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल मिलके एक लिपिड में आए होते हैं। सो बेसिकली लिपिड ग्लिसरॉल और फैटी एसिड्स की चेन से मिलके बने होते हैं। तो सबसे पहले है फैट्स एंड ऑयल, जिसको हम ट्राइग्लिसराइड्स भी कहेंगे। बेसिकली ट्राइग्लिसराइड्स भी क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं जिन्होंने मिलके लार्जर लिपिड्स को फॉर्म करना होता है। फैट्स एंड ऑयल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लिसरॉल एंड 3 फैटी एसिड्स मॉलिक्यूल। सो बेसिकली ये ट्राइग्लिसराइड्स हैं, तो इस तरह पता चल रहा है कि इसमें एक ग्लिसरॉल होगा, लेकिन ट्राई है तो इसमें 3 फैटी एसिड्स के मॉलिक्यूल आएंगे। और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि कैसे ग्लिसरॉल और ट्राई फैटी एसिड से या 3 मॉलिक्यूल ऑफ फैटी एसिड से ट्राइग्लिसराइड बनते हैं। कि यहाँ से इस तरह करके 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर जो हैं वो निकलेंगे और इनके बीच इस O की हेल्प से एक बॉन्ड बनेगा जिसको हम कहेंगे ईस्टर बॉन्ड, जो ग्लिसरॉल और फैटी एसिड को एक ट्राइग्लिसराइड में एक साथ जोड़ के रखेगा। सो ये इस तरह एक ट्राइग्लिसराइड का मॉलिक्यूल है वो बनता है। दे सर्व्स अ कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी। फैट्स आल्सो सर्व एज इंसुलेशन प्रोटेक्टिंग ऑर्गन्स एंड टिश्यू। एक तो ये हमारी बॉडी में एज अ एनर्जी सोर्स एक्ट कर रहे हैं, दूसरा कि ये इंसुलेशन को प्रोवाइड कर रहे हैं। फैट जो है वो इंसुलेशन को प्रोवाइड करता है एंड हमारी बॉडी में जो हीट होती है उसको प्रिजर्व करता है, और उसके अलावा ये हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है। हमारे ऑर्गन्स के बाहर होती है फैटी लेयर जो कि ऑर्गन्स को कुशन इफेक्ट प्रोवाइड कर रही होती है। अब कुशन इफेक्ट क्या होता है कि कोई भी फोर्स अगर हमारे ऑर्गन्स के ऊपर या बॉडी पे अप्लाई की जा रही है तो उस फैटी लेयर की वजह से वो जो फोर्स है वो एब्जॉर्ब हो जाती है और जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो किसी भी डैमेज से बच जाते हैं। नेक्स्ट है फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड आर अ मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो हमारी सेल मेम्ब्रेन है वो बनी होती है लिपिड बाइलेयर से, और हर लेयर में क्या होते हैं, फॉस्फोलिपिड्स। सो इस तरह ये हमारे सेल मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। They consist of a glycerol molecule and 2 fatty acid chain. तो यहाँ पे भी एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है, लेकिन जो फैटी एसिड की चेन्स हैं वो 2 हैं, एंड अ फॉस्फेट ग्रुप, और इसमें एक फॉस्फेट ग्रुप भी होता है। फॉस्फोलिपिड्स हैव हाइड्रोफोबिक टेल्स जिसमें होती हैं फैटी एसिड्स की चेन, एंड अ हाइड्रोफिलिक हेड जिसमें होते हैं फॉस्फेट ग्रुप। सो ये है फॉस्फोलिपिड, ये है हाइड्रोफिलिक हेड, मीन्स कि ये होता है वाटर लविंग, और इसमें होता है फॉस्फेट, और ये है हाइड्रोफोबिक, मीन्स कि वाटर हेटिंग, और इसमें होती हैं फैटी एसिड्स की चेन विच अलो देम टू फॉर्म द लिपिड बाइलेयर ऑफ अ सेल मेम्ब्रेन। और इस तरह ये मिलके लिपिड बाइलेयर बनाती हैं इन अ सेल मेम्ब्रेन, जिसमें जो आउटर सरफेस होती है वो हाइड्रोफिलिक होती है बिकॉज वो हाइड्रोफिलिक हेड से बनी होती हैं, और जो अंदर पोर्शन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है क्योंकि वहाँ पे हाइड्रोफोबिक चेन्स होती हैं या टेल्स होती हैं।
नेक्स्ट है स्टेरॉइड्स। स्टेरॉइड्स आर लिपिड कैरेक्टराइज्ड बाय 4 रिंग स्ट्रक्चर। एंड स्टेरॉइड लिपिड की वो फॉर्म होती है जिसमें होते हैं रिंग स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे जो स्टेरॉइड हैं वो डिफरेंट रिंग से मिलके बनी होती हैं। लाइक किस तरह डिफरेंट चेन्स ऑफ रिंग्स आएंगी। सो इस तरह करके हमारे स्टेरॉइड का स्ट्रक्चर होता है। और इसके एग्जांपल में है कोलेस्ट्रॉल विच इज अ कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो अगर हम सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को देखें तो लिपिड बाइलेयर के अंदर ही होता है कोलेस्ट्रॉल। सो इस तरह ये भी हमारे सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करने में अपना रोल प्ले कर रही होती है। एंड ए प्रिकर्सर फॉर द सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। इसके अलावा जो स्टेरॉइड हार्मोन हैं सच एज एस्ट्रोजन हो गया या टेस्टोस्टेरोन हो गया, उसमें भी जो स्टेरॉइड हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो इस तरह लिपिड हमारे लिए एज अ एनर्जी सोर्स एक्ट कर रही हैं, हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रही हैं, इंसुलेशन को भी प्रोवाइड कर रही हैं, डिफरेंट हार्मोन्स को बना रही हैं, हमारे सेल मेम्ब्रेन्स को बना रही हैं। Steroids also include hormones like cortisol and aldosterone which regulate metabolism and electrolyte balance respectively. So इस तरह ये हमारे मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करेगा इनडायरेक्टली डायरेक्टली। और एल्डोस्टेरोन जिस तरह कि वो हमारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हाइड्रेशन के लिए। ये सारा कुछ इस तरह लिपिड्स भी इन चीज़ों में अपना रोल प्ले कर रहा है। और लास्ट है वैक्सेस। वैक्सेस आर ईस्टर्स ऑफ लॉन्ग चेन फैटी एसिड्स एंड लॉन्ग चेन अल्कोहल। सो वैक्सेस में क्या होता है, फैटी एसिड्स की लॉन्ग चेन्स होंगी और अल्कोहल की लॉन्ग चेन्स होंगी। दे आर हाइड्रोफोबिक एंड सर्व एज अ वाटर प्रूफिंग एजेंट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। और ये क्या करती हैं कि एज आ वाटरफोबिक या हाइड्रोफोबिक एक्ट कर रहे होते हैं और ये वाटर प्रूफ एजेंट्स होते हैं। वैक्सेस कैन बी फाउंड इन फॉर्म ऑफ ईयर वैक्स एंड वैक्सी कोटिंग ऑन स्किन। सो कुछ एनिमल्स में एज अ वैक्सी कोटिंग प्रेजेंट होती हैं और मेनली ह्यूमंस में ये एज अ ईयर वैक्स भी प्रेजेंट होती हैं। और यहाँ पे है हमारे लिपिड्स की टाइप जिसमें है सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। अब यहाँ पे एक और बात है फैट्स एंड ऑयल। वो लिपिड जो रूम टेम्परेचर में एज अ सॉलिड प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे फैट, और वो लिपिड जो एज अ लिक्विड प्रेजेंट होगा उसको हम कहेंगे ऑयल। इस तरह जो सैचुरेटेड होते हैं वो एज अ सॉलिड या सेमी सॉलिड प्रेजेंट होते हैं और जो अनसैचुरेटेड होते हैं वो एज अ लिक्विड प्रेजेंट होते हैं या ऑयल प्रेजेंट होते हैं। अब इसमें सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में क्या फ़र्क होता है कि यहाँ पे सैचुरेटेड में जो हाइड्रोजन का नंबर होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन जो अनसैचुरेटेड होती हैं उसमें जो हाइड्रोजन का नंबर बहुत कम होता है। कि यहाँ सैचुरेटेड में उसके फंक्शनल ग्रुप के अलावा कोई भी डबल बॉन्ड नहीं होता, जिसकी वजह से एक कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए जो हाइड्रोजन है उनकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे अनसैचुरेटेड में क्या होता है कि उसके फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी उसके जो चेन्स होती हैं उसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे उसके जो कार्बन के 4 बॉन्ड जो हैं वो इस डबल बॉन्ड की वजह से विदाउट नीड ऑफ हाइड्रोजन पूरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से हाइड्रोजन का जो नंबर है वो कम हो जाता है। फिर है लास्ट टाइप ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, वो है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड आर मैक्रोमोलिक्यूल एसेंशियल फॉर स्टोरिंग, ट्रांसमिटिंग, एक्सप्रेसिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो न्यूक्लिक एसिड क्या है, बेसिकली एक मैक्रोमोलिक्यूल है जो कि हमारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन की स्टोरिंग के लिए, उसके ट्रांसमिटिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब न्यूक्लिक एसिड है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए बेसिकली क्या है, ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने वाले बहुत इंपॉर्टेंट मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं। अब नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स कि न्यूक्लिक एसिड किस किस चीज़ से बना हुआ है। और न्यूक्लिक एसिड की टाइप्स को देखें तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसको हम डीएनए कहेंगे, और राइबोन्यूक्लिक एसिड है जिसको हम आरएनए कहेंगे। ये उसकी 2 टाइप्स हैं। सो अब इसकी फॉर्मेशन या उसकी कंपोजिशन या उसकी कंपोनेंट्स को देख लेते हैं। तो वो 3 कंपोनेंट्स से मिलके बना हुआ है, जिसमें सबसे पहले है नाइट्रोजीनियस बेस। दिस कंपोनेंट्स कैन बी एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। 4 नाइट्रोजीनियस बेसिस होती हैं डीएनए में और 4 ही होती हैं आरएनए में। सो फर्स्ट 4 जिसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन है, ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट होती हैं। लेकिन
आरएनए में क्या होता है कि यहाँ पे थायमिन जो है वो रिप्लेस कर दी जाती है यूरासिल से। सो यहाँ पे कौन कौन सी नाइट्रोजीनियस बेसिस आएंगी? आरएनए में आ जाएंगी एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और यूरासिल। यहाँ पे थायमिन नहीं होगी। द सीक्वेंस ऑफ दीज बेसिस कैरीज द जेनेटिक कोड, और इन बेसिस की सीक्वेंस जो होता है वो हमारे जेनेटिक कोड को कैरी करता है। नेक्स्ट इसमें एक कंपोनेंट है पेंटोज शुगर, जिसमें राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, जो हम पहले ही कार्बोहाइड्रेट में डिस्कस कर चुके हैं, इसको हम कहेंगे पेंटोज शुगर। Nucleotides contain a 5-carbon sugar, either deoxyribose or ribose, which forms the backbone of the nucleic acid chain. तो इन्होंने क्या करना है, उसकी बैकबोन को फॉर्म करना है, और ये डीऑक्सीराइबोस होगी इन द केस ऑफ डीएनए और राइबोस होगी इन द केस ऑफ आरएनए। और लास्ट कंपोनेंट है फॉस्फेट ग्रुप। दिस ग्रुप लिंक्स न्यूक्लियोटाइड्स टुगेदर थ्रू फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स फॉर्मिंग द बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स। और ये भी क्या करता है कि दो जो स्ट्रैंड या न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनको आपस में कनेक्ट करता है, कैसे? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स बना के। और इस तरह ये डीएनए की या जो न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं, न्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल होते हैं, उनकी बैकबोन को फॉर्म करते हैं। और ये है डीएनए स्ट्रक्चर। यहाँ पे ये जो राइबोस होंगे ये उसकी स्ट्रैंड्स या उसके न्यूक्लियोटाइड्स को बनाएंगे, ठीक है, और इसके साथ अटैच होंगे फॉस्फेट ग्रुप। तो ये दोनों मिलके हमारे बैकबोन को बना रही हैं, और उनके यहाँ और उनके साथ यहाँ सेंटर में बेसिस आ जाएंगी, और बेसिस होती हैं वो एज अ पेयर आती हैं। अब फर्स्ट पेयर जिसमें 3 डबल बॉन्ड आएंगे बीच में, वो होंगे ग्वानिन एंड साइटोसिन। फिर आएंगे एडेनिन, थायमिन, जिनमें डबल बॉन्ड होगा। सो ग्वानिन एंड साइटोसिन में ट्रिपल बॉन्ड और एडेनिन एंड थायमिन में डबल बॉन्ड। सो इस तरह यहाँ इनके सीक्वेंस जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, और इस तरह जो डीएनए होगा उसमें जो जेनेटिक कोड होगा वो प्रिजर्व होगा। तो अगर इसको यहाँ पे देखें तो ये डबल स्ट्रैंड आ जाएगा डीएनए, और उसमें ये बेसिस होंगे जो कॉम्प्लीमेंट्री एक दूसरे के साथ पेयर बनाए होंगे, और इस तरह एक हेलिकल में आएगा हमारा डीएनए। सो ये तो डीएनए है। अगर डीएनए को ओपन किया जाए उसकी कॉम्प्लीमेंट्री एक सिंगल स्ट्रैंड बनता है जो कि डीएनए से ही कॉपी किया जाता है, उसको हम कहते हैं आरएनए। और आरएनए ने डीएनए से ये जेनेटिक कोड जो है वो कॉपी किया है, और इसका क्या फंक्शन होगा? बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करना। नेक्स्ट है हमारे न्यूक्लिक एसिड और उनके फंक्शन, जिसमें सबसे पहले है डीएनए यानी डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? एक डबल हेलिकल स्ट्रक्चर होता है जिसमें एडेनिन पेयर्ड विद थायमिन एंड ग्वानिन पेयर्ड विद साइटोसिन, ठीक है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। और इसका फंक्शन क्या है? फाउंड इन द क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल इज द जेनेटिक कोड ऑफ हेरिडिटरी कैरेक्टरिस्टिक। और इसका ये फंक्शन है कि एक सेल के न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है, और इसने एक तो सेल में जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको कंट्रोल करना है, और वो इंफॉर्मेशन जो इन एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए इम्पोर्टेंट है वो इसकी नाइट्रोजीनियस बेसिस में प्रेजेंट होती हैं, उसके सीक्वेंस में प्रेजेंट होती हैं। और दूसरा ये कि ये हमारी इस जेनेटिक इंफॉर्मेशन को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन कन्वर्ट करने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट है आरएनए मींस राइबोन्यूक्लिक एसिड, अ सिंगल स्ट्रैंड ऑफ न्यूक्लियोटाइड एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरासिल copies the genetic code of DNA to direct protein synthesis in the cytoplasm of cell। जैसे कि पहले क्या है कि ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, उसके सामने आएगा आरएनए स्ट्रैंड जो उसके नाइट्रोजीनियस बेसिस के कॉम्प्लीमेंट्री नाइट्रोजीनियस बेसिस का पेयर बनाएगा, और फिर ये इंफॉर्मेशन जाएगी आगे, और वहाँ पे उस नाइट्रोजीनियस बेसिस या उस इंफॉर्मेशन के बेस पे अमाइनो एसिड्स लाए जाएंगे, और एक प्रोटीन जो है उसकी चेन बनाई जाएगी। लास्ट है एटीपी, जिसको हम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट कहते हैं, an energy transferring molecule formed when cell respiration release energy from food molecules used for energy requiring cellular process। बेसिकली मोनोसेक्राइड का सिंपल यूनिट जो एनर्जी के लिए यूज किया जाता है वो है ग्लूकोज, और उससे भी छोटी जो हमारी एनर्जी की करेंसी होती है वो है एटीपी, जो हमारी बॉडी यूज करती है एनर्जी के लिए। और ये क्या है? बेसिकली ये सेलुलर रेस्पिरेशन का एंड प्रोडक्ट है, जिसमें ग्लूकोज वगैरह यूज होता है, और उनसे हम एटीपी की प्रोडक्शन करवाते हैं।
सो इस तरह बेसिकली ये क्या है, एनर्जी ट्रांसफरिंग मॉलिक्यूल है। सो ये थी हमारे मैक्रोमोलिक्यूल्स या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जिनसे मिलके हमारी बॉडी बनी होती है। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।